रूबरू में आप लोगों का फिर से और एक बार स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है पद्म विभूषण और इंडिया के डांस आइकन डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। और ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि आज सोनल मानसिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनसे साझा करने का एक प्रयास हमको मतलब एक अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली है। तो हम बात करेंगे उनसे और बिल्कुल बिल्कुल सो प्लीज़ हमारे साथ रहिए। और जी, मैं एक बार कोशिश करता हूँ मैम से बात करने की। जी, शुभोदीप सिंह, हाँ शुभदीप सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। एंड या मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि विक्रम शेट्टी, मैं आपका ना या ऑब्वियसली आई विल कॉल यू जो हमारी एक कला का जो धरोहर है भारत का, तो सभी लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सबकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज इंडियन आर्ट एंड कल्चर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इसका रीज़न ये है कि ऐसे पारंगत लोग जिन्होंने अपने जीवन को कला के लिए समर्पित किया है, और इसके कारण आज हमारे भारत हर देशों में से कल्चर में, आर्ट में सबसे पहले नंबर पे है। और मैं आज बहुत एक खुशी का मौसम माहौल भी है। पिछले 3 महीनों से रूबरू का सेशन चल रहा है, और जब रूबरू शुरू हुई थी तब इस तरीके का जो वर्चुअल इंटरैक्टिव सेशन दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग इस तरीके से इंटरैक्टिव सेशन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा तक हमें ले जा रहा है। तो हम मन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कर पा रहे हैं, लोग सुन पा रहे हैं हम लोगों को। तो ये एक मैं एक समय है जहाँ पर हम लोग अपनी मन की भावनाएं जो है वो पूरी दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। तो इसी का एक कोशिश था रूबरू और आज रूबरू ऑलमोस्ट 3 महीना क्रॉस कर लिए, और इन 3 महीनों में लॉट्स ऑफ स्टॉलवर्ड्स, आर्ट एंटरप्रेनर, राइटर, डायरेक्टर, पोएट्स, डांसर्स, थिएटर आर्टिस्ट, काफ़ी सारे लोगों ने इस जो रूबरू का जो प्लेटफॉर्म है इसको सराहाया है, प्यार दिया है। तो आज डॉक्टर सोनल मानसिंह जी है, पद्म विभूषण, भारत के एक डांस आइकन। लोग मैम से इंस्पायर्ड होते हैं, वो हमेशा मोटिवेट किया है लोगों को। आर्ट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो कंट्रीब्यूशन उनका रहा, इट्स अनकाउंटेबल। उन्होंने 90 देशों में अपने कला को मंचन किया है। और तो वो हमारे लिए बहुत इंडियन प्राइड कहते हैं ना, हम भारत की एक गर्व है वो। सो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैम हमारे साथ जुड़ने जा रही है। सो आई एम ट्राइंग टू रीच जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम को जोड़ने के लिए। सो प्लीज़ बी विथ अस। मैम, क्या आप मुझे देख पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रही है?
या मैम जुड़ रही है। थैंक मैम, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है। मैम, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया है। तो मैम, प्रणाम, नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ दिल से। ये बहुत मतलब एक क्या कहूँ मैं, होता है हर एक इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, और आज आपको मैं देख रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप रूबरू में आए, और यू आर मोस्ट 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 वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आपको देख के दिल खुश हो जाता है। आपने वो पहना नहीं अपना साफा? ओह अच्छा, साफा नहीं, साफा आज मैं नहीं पहन पाया। क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पिछले कई दिनों से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपसे बात करने के लिए। सो वो सब कुछ मेरे दिमाग से चला गया है, क्योंकि क्योंकि अ, आपको फॉलो करते आ रहा हूँ बचपन से, जब से नृत्य शैली में अपने आप को मतलब समर्पित किया है, तो देखते आ रहा हूँ। सो एक होता है ना, हर एक इंसान के अंदर एक वो भावनाएं होती है कि जो जिनको एडमायर करते हैं, जिसके पथ निर्देश मतलब दिशा पे चलते हैं, तो अगर वो सामने उसको देखते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर वो चीजें आती रहती है। सो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे अंदर ना शब्द नहीं है, मैं आपसे क्या बोली। आप बात शुरू करो तो बात करें। जी बिल्कुल। अ, मैम, आप एक ध्रुव तारा है नृत्य जगत की। यात्रा आपने तय किया है, और अ, इस यात्रा कब और कैसे शुरू हुआ था? ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि हम्म। हर एक के जीवन की यात्रा जन्म से पहले से शुरू हो चुकी होती है, क्योंकि हम हिंदू हैं। आप भी हम्म। हिंदू हैं शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और हम लोग पूर्व जन्म में मानते हैं, पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों में मानते हैं। तो उसी की वजह से इस जन्म में जो भी मेरा सौभाग्य है, वो मैं मानती हूँ कि कुछ तो श्रेय पहले मैं पूर्व जन्म के कर्म संस्कार को दूं, कुछ अधूरे काम तो बाकी मेरी माताजी, पिताजी, दादाजी, मेरे पूर्वजों को दूं। परिवार जिसमें जन्म हुआ और जिस परिवेश में मुझे संस्कार दिए गए, जिस परिवेश में मुझे गुरु उन्होंने जुटा के दिए, और गुजराती मीडियम स्कूलों में पढ़ाया, जिससे कि मेरे पूरे संस्कार हमारे धरती से जुड़े हुए हैं। मेरे गुरु ऐसे ऐसे दिग्गज मिले जिन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बख्शा, और जिन्होंने मुझे पीड़ा। तो वही है ना कि मेहंदी की तरह जितना ज्यादा पीसो उतना ज्यादा रंग चढ़ता है। जी बिल्कुल। तो ये सारी बातें होती चली गई, और आज आप पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद एक जीवन में मेरी कितने जीवनों की परतें खुलती हैं। और आज जो भी हूँ वो सब इसी की वजह से हूँ। मेरे
माता पिता, दादाजी, पूज्य दादाजी के आशीर्वाद, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद, उनकी कृपा, मेरे शुभ चिंतकों के दुआ, हृदय से उनकी जो भावनाएं उठती हैं, इतने वर्षों से शुभकामनाएं मुझे मिलती रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मात्र शुभकामनाएं मिली क्योंकि वो तो देखिए, थाली में मीठा ही मीठा परोसा जाए तो खा नहीं सकते। तो एक जी है ना, भोजन की थाली में अचार, पापड़, रायता, चटनी, रोटी, दाल, सब्जी, ये सब हो, और उसके साथ मिष्ठान हो, मिठाई हो, तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जीवन में अनुभव सब प्रकार के, लेकिन यदि आखिरी स्वाद, कहते हैं ना, आखिरी जो स्वाद रह जाता है, जैसे करेला कड़वा है, लेकिन करेले को खाने के बाद यह मीठापन लगता है। तुरा है, एक, लेकिन आंवला खाने के बाद यहाँ मीठा, ये यहाँ पे मीठा जी स्वाद जी। आता है। यस, तो सभी तरीके के अनुभवों के बाद जो शेष रहता है वो हमेशा मीठा रहता है। तो यही है कि आप पॉजिटिविटी रखें, आप हर एक अनुभव से सीखें, और आपके जीवन में धन्यवाद की भावना रहे। जी यही जी है। जी जी जी। एकदम एकदम। मैं अ, मैम, एज एन आर्ट फेस और आर्टिस्ट and as a member in political arena, how do you justify to self the responsibility of both persona? ये पॉलिटिकल एरिना में नहीं हूँ। जब कोई नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो अपनी अपने क्षेत्र में उनकी जो महारत है उसके लिए उनको ये सम्मान दिया जाता है। जैसे पंडित रविशंकर मेरे पहले जी 30 वर्ष पहले थे, और आज मुझे ये सम्मान मिला है। मैं दूसरी कलाकार हूँ, जिसको हम कला का क्षेत्र, उसमें मैं दूसरी हूँ। तो पंडित रविशंकर भी कोई पॉलिटिकल एरिना में नहीं गए, है ना, नहीं नहीं मैं भी नहीं। नहीं हूँ। तो लेकिन इसकी वजह से यदि किसी तरीके से हम लोगों को मदद कर सकते हैं, न केवल कलाकारों को लेकिन अक्रॉस द फील्ड्स, तो वो मैं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आती हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं, तो उन सब का जिस तरीके से हो सके उतना समाधान करने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो मैं समर्पित हूँ कला के लिए। कला के अलावा तो भारत का प्राण ही नहीं है। जी, मैं वही आ रहा था, वही एक प्रश्न है। सोशियो कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में कला का क्या महत्व रहा है? आपके दृष्टिकोण से अगर आप कहें। देखिए, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये सारे जो हम लोग आज शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सदियों से रहे। हर एक समाज, हर एक सभ्यता, सिविलाइजेशन, इतिहास में हर एक जगह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे आक्रमणों के बाद, सदियों से आक्रमण होते रहे, जी और सदियों से उल्टा पलटा होता चला गया। एकदम एकदम। सामाजिक, या व्हाट यू कॉल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्डर्स, ये एंड सारी कल्चरल। चीजें उलट पलट होती रही। जी फिर भी ऐसा क्या है कि आज भी हम खड़े हैं, आज भी भारत वर्ष एक नेशन, नॉट कंट्री, वन नेशन बनके उभर गया, और फिर से विश्व का ध्यान भारत के प्रति है। ऐसे क्या जी बातें हैं, और वही बातें हैं जिससे कि हजारों वर्षों से हम लोग जीवित हैं, हजारों वर्षों से
हमारी कलाएं, हमारी संस्कृति, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे उत्सव ये सारे हमारे जीवन के मूल्य, हमारे आदर्श, इन्हीं सब ने संजोए रखा है। तो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस होते गए, लेकिन बांध के रखने वाली, स्थिरता देने वाली क्या चीज थी? वो थी कलाएं। इतना जी बड़ा मैं मानती हूँ कि रोल है। जी जी। अ, आपकी बातें जब मैं सुनता हूँ, मैंने काफी समय आपकी बातों को सुना, तो आप साधना और ईश्वर, इन दोनों का जो एक मिश्रण है, क्योंकि कला साधना से जुड़ी है और साधना ईश्वर, तो ये जो भावनाएं एक दूसरे के साथ जो जुड़ी हुई है, अगर आप इसके बारे में कुछ साझा करें। देखिए, नाक एक है, लेकिन ये दो उसके चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी है। जी आप एक बंद करके कितनी देर बैठेंगे? कुदरत का ज्यादा देर। नियम यह है कि दोनों अपने अपने समय पे चलते रहें, तो जी आपका प्राण वायु आपको जीवित रखे। तो वैसे ही साधना जो है, इसका शब्द ही देखिए ना, किसी चीज को साधना, एक किसी चीज को साधने के लिए साधना करना, जी और कोई भी चीज हो। आप तो ईश्वर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब ईश्वर का अनुभव कला में होता है, कभी संगीत में होता है, कभी वृक्ष को हिलते हुए होता है, नदी के जल के बहाव में होता है, पर्वत के श्रृंग को देख के होता है, चिड़िया की उड़ान में होता है, किसी के मुंह आंख के भाव देख के होता है। तो कुछ ये, मैं तो इतना कहूंगी कि साधना कलाकार का, कलाकार मात्र का स्वभाव है, इसकी प्रकृति है। और बिना साधना किए तो क्या है? कुछ नहीं है। तो मात्र कलाकार नहीं, जितने वैज्ञानिक, जितने बड़े बड़े लोग हो गए, सभी ने अपनी अपनी तरीके से साधना की है, आज भी कर रहे हैं। तो साधना शब्द बहुत सुंदर है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपने अपनी पूरी जीवन जो है कला के लिए समर्पित कर दिया, और जो कि एक एक इतिहास बन गई है, एक इतिहास ही बन जाएगी। मतलब एक इतिहास है, मतलब इतने सालों में, इतने सालों से अपने आप को कला के लिए समर्पित कर देना निस्वार्थ भाव में, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप उसके बारे में कुछ दो चार शब्द कहें। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप ये तो आप बहुत ही उदार भाव से कह रहे हैं। मैं तो इसके बिना कुछ जानती ही नहीं हूँ। अभी अभी आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन नहीं, मुझे मुझे जो अंतस्फूर्णा से होता गया, जिसको आप कहेंगे आत्मा की आवाज, जिसको आप कहेंगे योर गट फीलिंग, जिसको कहेंगे आपके अंदर से जो पैशन अग्नि की ज्वाला की तरह उठती है, उसी का सम्मान करते हुए जो भी किया। और निस्वार्थ भाव जो आपने शब्द यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहां स्वार्थ आ जाता है, वहां मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कला कहीं न कहीं थोड़ी सी खोटी पड़ जाती है, थोड़ी ओछी हो जाती है। देखिए, सभी को शान शौकत चाहिए, सभी को नाम चाहिए, क्यों नहीं? और कला का ये गुण है कि आप कला को उभारें, कला को बिखेरें, कला को औरों के साथ साझा करें,
और कला का आनंद दें, कला का आनंद स्वयं भी ले और दें। तो कला का ये गुण है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना in ways which are not dignified, which are not appropriate, जिसको कहते हैं अनुचित। उचित जी क्या बिल्कुल। अनुचित क्या, ये विवेक यदि कलाकार में न हो। अब आज ये शब्द शायद मुश्किल लगते हैं सुनने के लिए, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में हम रह रहे हैं, आप और हमारी बात भी वर्चुअल हो रही है। उसमें ऑनलाइन वर्चुअल लोग अपने बारे में क्या क्या डाल रहे हैं, मैं महान, मैं ऐसी, मैं वैसा, और चल रहा है। गाड़ी तो सबकी चलनी है, लेकिन जी अपनी मर्यादाओं को रखते हुए, अपनी कला गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए और अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए यदि कलाकार करते हैं तो YouTube में करोड़ों में भी वो चमकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि शायद इन शब्दों की कमी महसूस हो रही थी। कुछ समय से इन्हीं शब्दों की कमी महसूस हो रही थी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और हर चीजों से मैं सीखता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक शिक्षा की समय है। आज का जो ये समय हम बिताएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक शिक्षा मुझे दे के जाएगी। सो मतलब कहते हैं जिंदगी सीखने का ही नाम है। तो मैं जिंदगी से कुछ ना कुछ रोज सीखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है सीखना, क्योंकि ये निरंतर प्रयास भी है सीखना। तो एक मनुष्य के जीवन में कला का महत्व को, मतलब कला के महत्व को समझना और उसे आत्मसात करना क्यों जरूरी है? अच्छा प्रश्न है। ये इसमें बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कला ऐसा तरल शब्द है, ऐसा सरल शब्द है। तरल यानी फ्लोइंग, सरल, सादा, दादा। सादा, सिंपल। और कला इतना बड़ा, क्या कहूं उसका, इसकी जो परिधि है, सर्कमफेरेंस इज लार्जर देन लाइफ। जी आप लाइफ ये समझें तो कला तो इतनी है, और ये बढ़ती जाती है, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये मैं इसलिए कह रही हूं कि बिना कला, कोई गाता है, कोई कविता लिखता है, कोई गुनगुनाता है, कोई कॉमिक बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई शिल्प बनाता है, मिट्टी का बनाता है, कपड़े बुनता है, कोई नृत्य करता है, कोई, यानी कला, कोई फूलों का वो बनाता है गुच्छा। कला आपके जीवन में एक एक क्षण में जुड़ी हुई है। यदि आप उसको देखने का मन बनाए, आपकी आंख खोलें, कान खोलें, दिल खोलें, तो जी आपको हर चीज में कला दिखाई देगी। यानी कला के बिना जीवन पानी के बिना जीने जैसा है, या मैं कहूँ सांस के बिना जीने जैसा है। और आप जी देख रहे हो कि इसका ज्यादा जोर है। जी बिल्कुल बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। और इसका ज्यादा जोर है। और इसका ज्यादा जोर है अभिमान, ईगो, एरोगेंस, पैसे, धन दौलत, शोहरत, पावर, कुर्सी का पावर, ये सब
बढ़ता चला गया। तो जी कला क्या बन के रह गई? और जो आप पैंडेमिक हम कह रहे हैं ना, कोरोना, कोविड-19, ये पैंडेमिक तो कभी से शुरू हो गया है। आप तो आज का ये वायरस तो डॉक्टरों ने ढूंढ निकाला, लेकिन जो वायरस इस ईगो, एरोगेंस, अविद्या, इग्नोरेंस का है, वो कभी का शुरू हो चुका है। जी इसी की वजह से जो हमारे यहाँ इम्बैलेंस, दुनिया में इम्बैलेंसेस आ गए बहुत ज्यादा। धर्म धर्म यानी एक रूढ़िवादी चीज को लेकर, गरीबी को लेकर, जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, पारस्परिक संबंधों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती चली जाती है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। क्यों? क्योंकि जीवन में तरलता, सरलता, कला का अभाव। कला है तो आपका दिमाग ठिकाने रहता है। कला है तो आपके पैर जमीन में गाड़े रहते हैं। भले आपका सर आसमान में हो, लेकिन आपके पैर जमीन पे हैं। कला का बहुत बड़ा गुण है, वो आपको बांधे रखती है, स्थिर रखती है। आपको जब सुनते हैं ना तो लगता है कि अच्छा इतनी जल्दी खत्म हो गई ये शब्द। नहीं। मैम, आपने भारत तथा विश्व के 90 देशों में अपने कला से लोगों को इंस्पायर किया, मोहित किया है। और एक भारत के जो स्थान है वो एक उच्च कोटि स्थानों पे आपने भारत को बिठाया। तो कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, 90 देश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पांचों भूखंडों में, यहाँ तक कि साइबेरिया, दुनिया का सबसे ऊंचे रेखांश पे, अक्षांश पे जो शहर है मुरमांस्क, रशिया का, एक वर्ष में मात्र 15 दिन वहां पे, जिसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, समर, 15 दिन फूल पत्ते कुछ निकलते हैं एंड देन फिनिश्ड। वहां मैंने नृत्य किए हैं। बद्रीनाथ फेस्टिवल मेरे से शुरू हुआ 1983 में। तो नटराज के सामने साहस किया, कैलाश दक्षिण मुख 1000 फीट पे। तो लेह में, लद्दाख में 3-4 बार किया विदाउट एनी ऑक्सीजन। तो ये सारा 90 देश तो है, भारत के भी हर एक भाग में, अंडमान से लेके सब। मैं कहती हूँ कि इसका अनुभव फाइनली एक ही है, आनंद। आनंद 3 अक्षर है, आनंद। जो आनंद का अनुभव मैं करती हूँ, वही आनंद देखने वाले दर्शक उनके यहाँ पहुंचता है, वो भी अनुभव करते हैं। सो वेदर इट्स अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब फाइनली आनंद के समुद्र में गोते लगाते हैं। और यही खास गुण है भारतीय कलाओं का। आपको विशेष समझने की आवश्यकता नहीं, ये मुद्रा कौन सी है, इसको क्या कहते हैं, नो। आप जो देख रहे हैं और आप जो पी रहे हैं आंखों से, कान से, संगीत सुन रहे हैं, और आपके अंदर कुछ हो रहा है, और आप किस दुनिया में उनके साथ जाते हो, वो बाद में व्हाट हैपेंड, आई वाज समवेयर। तो जिसको आप कहेंगे ना ट्रांसेंडेंस, बहुत सुंदर शब्द है कि आप लौकिक से अलौकिक में पहुंचते हो। ये सब जगह 90 देश हो, कोई देश हो। जी नहीं, अच्छा लगता है जब भारत के जो कला है, जो संस्कृति है, और आज भारत, आज नहीं
ये सदियों से चली आ रही है कि भारत कला भूमि है। भारत को रिच कल्चर के हिसाब से भी जाना जाता है। तो ये कला भूमि जब विदेश में अपनी कला को बिखरते हैं, और उस कला को बिखरने के लिए माध्यम चाहिए होता है। तो जैसे आप लोग पारंगत लोग जब उस कला को बिखरते हैं, वहां पर जाके लोगों को मोहित करते हैं और हमारे भारत की तरफ खींचते हैं कि दिस इज माय इंडिया, मतलब तब गर्व होता है ना, एक भारतीय होने के कारण एक गर्व महसूस होता है। तो वो जो एक फीलिंग्स है वो ना शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल होता है, वो उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो अंदरूनी एक अनुभव है, और वो जो कि आपके अंदर ही वो रहता है। तो जितने लोग हैं जो कला को विकसित किया विदेश में, मैं तो उन सबको नमन करता हूँ। मैं अ, भी। अ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारत भूमि जो है, भारत मातृ प्रधान देश है, जहां पर नारी शक्ति, नारी नारी एक सृष्टि है, नारी एक नारी सृजन करती है, नारी माँ है। सो इस जगह, इस देश में भी हम लोग देख पा रहे हैं काफी समय जेंडर इक्वालिटी को लेके बात हो रही है, या हमारे जो नारी शक्ति है वो बार बार आघात प्राप्त हुई है। और अगर हम कलाकारों में भी देखें, कला में भी इसका प्रभाव पड़ा है। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कला में भी इसका प्रभाव पड़ा है, तो आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। मैं शायद मेरा ये बोलना शायद दूसरी तरीके से हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अ, जैसे भारतवर्ष जो है नारी प्रधान मातृ हाँ, तांत्रिक ठीक है, वो देश है। समझ गई। आखिर में जो हाँ आपने कहा कि कला लेकिन में भी प्रभाव पड़ा है, वो हाँ, वो वो मुझे मतलब थोड़ा जानना है। मैं ये चीजें कहना चाहूंगा, जब हम लोग स्टेज शेयर करते हैं या कभी भी हमने अपने समय में भी देखा है कि लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, लड़कों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये भेदभाव क्यों? चाहे वो हमारे समाज में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे कला क्षेत्र में हो, क्यों? मतलब आप आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं है, आप नाटक करते हैं या नृत्य करते हैं या संगीत? मैं नृत्य एवं नाटक दोनों से ही जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और जी, मैंने कथक नृत्य में अरंगेट्रम किया, कथक फिर भरतनाट्यम किया, मणिपुरी भी मैंने किया है, और कलरीपायट्टू छाऊ, और अभी मैं डांस थिएटर और थिएटर के साथ भी एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 40 इयर्स। आपने इतना सारा सीख लिया, बाप रे, वाह। नहीं, मैंने मैंने थोड़ा बहुत सीखा तो मैंने कुछ एक ही है, लेकिन मैंने कला के हर क्षेत्रों को देखने की कोशिश किया, अनुभव लेने की कोशिश किया। तो आपका जो आपने जो कहा कि लड़कियों को अलग ट्रीट किया जाता है, लड़कों को अलग, वो ज्यादा नाटक में है या नृत्य में है? नाटक में मैंने थोड़ा सा महसूस किया है, और मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगी। क्योंकि और मैं नाटक नाटक में और नृत्य में बहुत फर्क है। जी बिल्कुल। तो मैं जनरलाइज मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो नाटक का मुझे अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नाटक में काम नहीं किया है। नृत्य में तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नृत्य में तो महिलाएं पारंगत है। संगीत जी, में भी, नृत्य में भी। एकदम एकदम बिल्कुल। तो नाटक में शायद, पता नहीं, आपका भी क्या अनुभव रहा, किसके साथ आपने काम किया? चीजें देख पा रहा हूँ, जेंडर इक्वालिटीज को अगर मैं कहूँ, अगर इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ नहीं, कहें। देखिए, जेंडर इक्वालिटी शब्द हमारा नहीं है, क्षमा करना, माफ करना। इस पे मैंने पूरी सेशन, एक पूरी वेबिनार की थी अभी
अच्छा 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 अच्छा। इसी महीने, व्हेन वाज दैट, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, हाँ जुलाई, जुलाई में ना, हाँ विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के जो है वहाँ उनके लिए मैंने वेबिनार जो किया था, उनका पूरा एक सेमिनार 1 हफ्ते का था, 4-5 दिन का जो भी, तो मेरा आखिरी दिन था यही, फ्रॉम जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी जो शब्द मैंने कहा पहले कि ये शब्द हमारे पास आया कहाँ से? जी पश्चिम से, हमारा जो पश्चिम है वहां से आया। पश्चिम यानी नॉट यूरोप, ज्यादा अमेरिका, जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा क्यों है कि उनके कॉन्सेप्ट जो है, जो उनकी सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री से निकले हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम वैसे के वैसे ले लेते हैं और उसी पे हाँ हम लोग चल पड़ते हैं। जी जी उनका जी 300 वर्ष का इतिहास, हमारा 3000 भी नहीं, 10,000 वर्षों से ज्यादा का इतिहास। जी 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 चलिए जी वो छोड़ते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अमेरिका में आप जाओ तो इंडियन बॉर्न भारतवासी जो वहां बस गया, पोलैंड का है, रोमानिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड लेने के बाद स्टार एंड स्ट्राइप्स गाते हैं तो छाती पे हाथ रख के सभी उस झंडे को, और वहां के रूल्स रेगुलेशंस। भारतवर्ष एक देश है, एक देश में 2-3 यूरोप अमेरिका है, ओके? जी तो यहाँ अब नवरात्रि आएंगी, अश्विन जी नवरात्रि, जिसमें विजयादशमी आती है। जो चैत्र जी मास की नवरात्रि है उसमें राम नवमी आती है, जी और ऐसे 4 नवरात्रियां हैं, लेकिन ये 2 हम लोग विशेष रूप से मनाते हैं। किसी दुनिया के देश में आप मुझे बता दीजिए नवरात्रि है क्या? मात्र और मात्र देवी भगवती की पूजा होती है, और चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, सर्जन हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे नतमस्तक माँ माँ माँ, कहीं नहीं। कहीं चलिए, नहीं। ये तो मैं कहती हूँ कि एक हमारे यहाँ ये प्रणाली परंपरा बची हुई है, इसको तोड़ने की भरपूर कोशिशें हुई हैं। जी हमारे यहाँ जितने आक्रांता आए, जितने विदेशी आए, उन लोगों ने अपने अपने संप्रदाय, अपनी आस्था, अपनी जो भी बातें थोपी, जी और जी हमारी जी आस्थाएं, हमारी श्रद्धाएं, हमारी चीजों को काटा, पीटा, जलाया। नालंदा की हजारों पुस्तकें, लाखों जला दी गई, विक्रमशिला जला दी गई, मंदिर तोड़े गए। मैं आज इसकी बात क्यों कर रही हूं कि आप और मैं, सभी सुनने वाले, देखने वाले जानते हैं। जी अब जो बार बार ये त्रुटियां, ये जो खेल खेला गया हमारी आस्थाओं, श्रद्धा, परंपराओं के साथ, और इसको समझाना समझना, उसको तो दूर, हमें अपनी ही बातें आज समझ में नहीं आती। हम अपनी बातों को भूल गए। अंग्रेजी एजुकेशन, मैंने आज मेरे छोटे भाई को डांटा बंबई में। मैंने कहा औरों की क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे अपने बच्चे देखो और उनके बच्चे देखो। गुजराती लिखना भी आता है क्या? घर में जी अंग्रेजी बोलते हैं। आपको भी अनुभव होता होगा कि शायद बंगाल और महाराष्ट्र और ऐसे कुछ 1-2 को छोड़ के बाकी ज्यादातर अब अंग्रेजी बोलना या बॉलीवुड या हिंदी बोलना, ये एक परंपरा फैशन हो गई है। और हाँ आप यदि एकदम एक मातृभाषा में बात करते हैं, यदि अच्छी हिंदी में बात करते हैं,
तो अच्छा, ये तो बहन जी, आंटी जी, जी अरे मेरे देश में मैं अपनी भाषा ना बोल सकूं, ये इसमें बहादुरी कौन सी है? मैं जी अपने बिल्कुल। देवी देवताओं को नमन ना कर सकूं, ये क्या है? मैं अपने तरीके से, अपनी श्रद्धा से अपना काम ना कर सकूं, ये क्या है? तो मैं ये कह रही हूं कि जेंडर इक्वालिटी से बात चली कि जेंडर इक्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं है। यदि पुरुष जन्म देने में सक्षम हो जाए, मैं तो ये कहूं कि जेंडर इक्वालिटी की बात पुरुष से शुरू करो। वाई स्टार्ट फ्रॉम द वुमन? स्टार्ट फ्रॉम द मैन। कैन मैन बिकम प्रेग्नेंट? कैन मैन गिव बर्थ? नो। वेयर इज द जेंडर इक्वालिटी? वेयर? बात ऐसी करनी चाहिए कि स्त्री की बायोलॉजी, शरीर अलग है। बायोलॉजी से मेंटल मेकअप, विचारधारा बनती है। जी आदमी पुरुष का अलग है। आपके इमोशनल स्टेट, स्त्री के इमोशनल स्टेट अलग है। इसीलिए कहा है कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक। रथ के दो पहिए एक साथ घूमेंगे, चलेंगे तो रथ जीवन का आगे बढ़ेगा, समाज का आगे बढ़ेगा। तो अपने आप हम लोग जो शब्दों की माया जाल में फंस जाते हैं। आप अंग्रेजी कह रहे हो जेंडर इक्वालिटी, हिंदी में यदि कहोगे तो समानता। समानता। समानता, तो समानता जिन चीजों में होनी चाहिए वो अभी कोरोना कोविड महामारी के समय में थोड़ी बहुत हुई। पुरुषों को घर में रहना पड़ा, फिर अपनी अपनी वो वायरल कर रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, फिर रसोई बना जी रहे हैं, बर्तन घिस रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, हैं? ये, तो ये इस समानता की बात हम क्यों ना करें कि जो जो काम स्त्री करती आ रही है उसकी समानता में पुरुष ने क्या काम किया? पुरुष का काम तो स्त्री कर लेती है, ऑफिस कर लेती है, टाइपिंग कर लेती है, कंप्यूटर कर लेती है, गाड़ी चला लेती है, टैक्सी चला लेती है, जहाज उड़ा लेती है। सब साइंटिस्ट, अभी जो मंगलयान गया तो दो महिला साइंटिस्ट ने ये किया पूरा। जी आप देखिए, हाँ, तो क्या बाकी है? पुरुष स्त्री का काम कर सकता है क्या? ये बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी मेरे लिए ये है। राइट? इसीलिए तो मैंने पूछा क्योंकि जी मैं ना जब भी आपको सुनता हूँ मैं सेशन अभी बीच में काफी सारे सेशन आपका मैंने सुना जो कि बहुत अच्छा लगा। अ, मैं एक चीज यहाँ पर मैम कहना चाहूंगा कि भारतीय कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता, इट्स अनकाउंटेबल। ये अनगिनत एक कंट्रीब्यूशन जो आपकी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपने किया, जो कि ये मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आज आज जो परिस्थिति है, कला और कलाकारों की जो परिस्थिति है वो एक संकट में घिरे हुए हैं। तो इसके लिए आपका क्या विजन है? आप कैसे अ, इसको मतलब एक कलाकार होने के नाते आपका क्या विजन है? आप महसूस करते हैं क्या? जी मैं बार बार इंटरव्यू में बोलती हूँ, मैं लिख चुकी हूँ आगे ऊपर मंत्रियों को, और सवाल उठाए हैं मैंने जो जो फोरम्स होती हैं मैंने देखा। कि दिहाड़ी के मजदूर और आज का कलाकार जी जी बराबर है। जी तो लोगों को जी लगता है अरे क्या बात करनी है,
अरे इतने इतने बड़े कलाकार, करोड़ों उनके पास है, फार्म हाउसेस है, बड़े बड़े घर हैं। तो मैंने कहा कि हमारे कम से कम भारतवर्ष में कम से कम, मैं मात्र नृत्य संगीत, उसमें शास्त्रीय, लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत और हमारे वनवासी, इसको ही ले लूं, चलो 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 135 करोड़ के देश में मेरे पास डेटा है नहीं, मैंने डेटा मांगा है, डेटा मिले तो जय हो, कल्चर मिनिस्ट्री से मांगा है मैंने। लेकिन यदि आप ये देखें कि जिसको आप कह रहे हो कि बड़े बड़े कलाकार करोड़ों में खेलते हैं, लाखों कमाते हैं, आप गिन लीजिए कितने हैं। मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं हमेशा भाड़े के मकान में रही हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी जमाने के कोई पैसे नहीं। आज मैं सरकारी मकान में हूं, 4 वर्ष के बाद ये खाली करूंगी, जब मेरा टर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी वो माँ कामाख्या तय करेगी। और मैंने मेरे पैसे डाल के मेरी संस्था का मकान खड़ा किया, श्री कामाख्या कलापीठ, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, जो चल रहा है वर्षों से, 1977 से चल रहा है। मैंने आधे आधे प्रोग्राम के पैसे बचा बचा के वो खड़ा किया, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन हैं बड़े कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, छोटे मोटे भी जिनके पास है, उनके सामने लाखों कलाकार हैं जिनके पास नहीं है, जो रोज के रोज यहाँ प्रोग्राम किया, यहाँ 15 मिनट गाया या 20 मिनट किसी होटल में नाचा, किसी कोरियोग्राफी में काम करने चले गए, रामलीला में किया, नाटक में किया, जात्रा में किया, ऐसे जो है दिहाड़ी के मजदूर से भी उनको कम मिलता है। और आज दिहाड़ी के मजदूरों के लिए पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं, कलाकार का नाम कहीं नहीं है। इसी पे मेरा रोना है, मेरा बोलना है। कलाकार संगठित नहीं हो पा रहे, ये बड़ी मुश्किल है, आप मेरी बात समझिए। जी जी जी। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जी और इकट्ठे नहीं आ पा रहे, इसी का लाभ लिया गया है। जी। तो आज हमें पता चल रहा है कि असंगठित रहने का मतलब कि जब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं तो आपका कोई नहीं। हम लोग, मैंने कुछ फंड इकट्ठा मैंने किया है, मैं करती रही हूँ, मेरे मित्रों को, दूर दूर के लोगों को लिख लिख के तंग करती हूँ, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 3,000 भेजता है, बांटती रहती हूँ। फ्रीलांस म्यूजिशियंस एंड डांसर्स, अन्नदान होते रहते हैं, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स को कह के, कोई मेरे आईएएस मित्रों को कह के, कोई किसी को कह के, मेरे जैसे और भी कुछ लोग कर रहे हैं, कलाकार कर रहे हैं। लेकिन ये टिपके हैं, बूंदे पड़ रही हैं। लेकिन जी एक जी। पॉलिसी कहाँ है और एक हम लोगों का संगठन होना, हमारी एक आवाज कहाँ है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है प्रश्न यहाँ, क्यों नहीं है? ये आपने पहली बार भी कहा ना कि हमें वो ईगो, वो सारी चीजों, सरलता जो आप कह रही थी ना, वो सरलता, वो ईगो, वो सारी चीजें छोड़ के कहीं ना कहीं, क्या ये आपको क्या लगता है कि ये सब मतलब कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि कलाकार संगठित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि इस सिचुएशन में तो सभी को हाथ में हाथ पकड़ के एकजुट होके कुछ अपील करना चाहिए था, जो कि आपने बहुत हद तक किया, लेकिन और एक भी अकेले के किया है, लेकिन जितनी तादाद है पूरे देश में, उसके हिसाब से तो अभी बहुत काम बाकी है। और ये महामारी कुछ ऐसे जल्दी टलने वाली दिखती नहीं है। नहीं। सभी ने कहा है कि 1 वर्ष 2 वर्ष तो मान लीजिए, अब थोड़ा सा यदि खोल दे सरकार, जैसे होटल खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, ऑडिटोरियम्स खोल दें और उसी तरीके से बैठना हो,
भाई चलो 600 के ऑडिटोरियम में 300 बैठे, 250 जी बैठे, लेकिन काम तो शुरू हो। फिर उसके ऊपर ये होगा कि वर्चुअल ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक में बहुत सारे कलाकारों ने बहुत सारे अपने परफॉर्मेंसेस कर दिए हैं, अभी कर रहे हैं। किसी को कुछ मिल रहा होगा, कुछ 500 का टिकट किसी ने रखा, 300 का रखा, लेकिन ज्यादातर मुफ्तखोरी है, फ्री। जी 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 तो स्पॉन्सरशिप कहाँ से लाएंगे, कौन पैसा देगा, हाथ कौन पकड़ेगा? जी एंड ऑफ द डे ऑडिटोरियम में हम लोग कर भी ले, जी ए देखने कौन आएगा? सबको घर बैठ के देखने की आदत हो रही है। आ भी गए तो एक प्रोग्राम करने के लिए, यदि नृत्य है तो आपको संगीतकार चाहिए, जी संगीतकार है तो आपको साजिंदे चाहिए, नाटक है तो आपको आपके सारे रंगकर्मी चाहिए, हमको टेक्नीशियंस चाहिए, लाइटिंग चाहिए, स्टेज हैंड्स चाहिए। कौन देगा पैसे उनको? तो देखिए, इन बातों को आप भी सोचिए कौशिक, क्योंकि आप इतना जो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतने लोगों को आपने, मैंने देखा आपने संजय रॉय को भी इंटरव्यू किया है। तो ये सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, जी जी ऑन द ग्राउंड, ये थोड़ी सी, ये थोड़ा आप पता लगाइए। जी 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 मैंने बात किया संजय जी से, मैंने बात करने की कोशिश की अभी एकेएस आर्ट इंडिया, और मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने भी, हम लोगों ने भी दोनों मिलके शुरू किया है, सेव आर्ट सेव आर्टिस्ट करके, जहां पर हम फ्रीलांस आर्टिस्टों को वर्चुअल पे ला रहे हैं। मतलब वो लोग हमें उसका परफॉर्मेंस का वीडियो भेज रहे हैं और उसको हम मीडिया पे मतलब दर्शक तक पहुंचा दे रहे हैं। किस और किसका, इसके किनका कुछ वीडियो? वर्चुअल कुछ आर्टिस्ट लोगों की जो वीडियोस है, हम लोग बोल रहे हैं कि आप वीडियोस हमें भेजिए आपके परफॉर्मेंस की, सेव आर्टिस्ट के लिए, और उसको हम लोग एडिट करके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। और हम उस आर्टिस्टों को जो उनकी जो ऑनरेरियम, हम छोटा सा ऑनरेरियम हम लोग दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने पहला एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें 10 आर्टिस्टों को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। अब बहुत हम अच्छा लोगों है। ने अभी हम लोगों ने किट्टो पर भी अप्लाई किया है कि अगर कैंपेनिंग करे और हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्टों को मदद कर पाए। हालांकि हमारे पास 100 से भी ज्यादा आर्टिस्टों की एप्लीकेशन आ चुकी है, डांस, थिएटर, राइटर, जो लोग पोएम लिखते हैं, मास्क मेकिंग, माइम आर्टिस्ट, क्लासिकल डांसर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस, तो ऐसे है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ा पाए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी। नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो ऑनरेरियम दे रहे हैं वो कहाँ से पैसा आ रहा है? अभी एकेएस आर्ट इंडिया जो है, अनिल कुमार सिंह, उन्होंने पहला वीडियो का जो हमारा ऑनरेरियम था लगभग 50,000 के आसपास, तो ये उन्होंने दिया है उनके अच्छा, 50,000 में 10 आर्टिस्ट, 10 आर्टिस्ट को यानी हम पाँच लोगों ने, पाँच हजार हाँ लगभग सा, जो टेक्निकल टीम है हमारे जो एडिट करते हैं, वो सबको मिला के पूरा एक आर्टिस्ट का टीम है। लगभग 10 आर्टिस्ट है जिनका 45,000 जा रहा है, और जो 5,000 है वो ये आर्टिस्टों में बटे जा रहे हैं। तो कौन हम से लोग आर्टिस्टों कोशिश में? करें, जैसे टेक्नीशियंस है, अच्छा अच्छा मतलब टेक्निकल ग्रुप जो है, अच्छा वो अच्छा। भी तो कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो घर में बैठ के वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो उनको भी हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक पूरे ग्रुप नहीं, को अच्छी, बहुत कोशिश, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात क्या है, कर क्योंकि सकते मेरा मेरा जो कलाकार सहाय फंड मैंने शुरू किया, जी। बैंक ट्रांसफर से करती हूँ, और ये अप्रैल से शुरू हो गया। तो आज तक अच्छा करीब 125 150 फ्रीलांस म्यूजिशियन डांसर्स को 5-5 हजार भेजती रही हूँ अच्छा, जी। वाह, एंड आई एम नॉट आस्किंग देम फॉर एनी प्रोग्राम। ये अच्छी बात है कि उनका प्रोग्राम भी बाहर आप दिखा रहे जी हो, जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात क्योंकि है, लेकिन
क्या ये होता है दोनों हम मिला सकते हैं कि एक तो फंड भेजना है जिनकी बहुत ही जरूरत है। अब देखिए कंपनीज जो है, मैं बात कर रही हूँ कि जो वायलिन बजाता है उड़ीसी में, या मंजीरा बजाता है, या मृदंग बजाता है, वो सोलो आर्टिस्ट नहीं है। उनको कौन देगा? जी जी जी। आप, हाँ, तो ये आपका मेरा काम थोड़ा अलग है। मैं ऐसे लोगों को दे रही हूं कि जो दे आर नॉट विजिबल, या दे आर नॉट मेन आर्टिस्ट, या फ्रीलांस, के आज उन्होंने वायलिन उड़ीसी में बजाया एक के साथ, दूसरा कल किसी के साथ बजाया, परसों किसी के साथ बजाया, लेकिन उनकी कहीं पूछ नहीं है जी आज की तारीख में। दे आर नॉट बीइंग गिवन, दे कैन नॉट प्ले फॉर यू के 15-20 मिनट सोलो या आधे घंटे बजा ले, दे आर एकम्प्लिस्ड। तो ऐसे का क्या? तो मैं इन लोगों को ढूंढवा ढूंढवा के इनको भिजवा रही हूँ, बिकॉज दे ऑल हैव फैमिलीज। वो सारे रो जी। रहे हैं, बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, वही मुश्किल है। हम लोग भी फ्रीलांस आर्टिस्ट को ही कर रहे हैं। और हम लोग जब सीवी आते हैं, हम देखते हैं कि कौन नीडी है इस समय। हम अगर इस पैसे से एक भी आर्टिस्ट के परिवार को 1 महीने के लिए भी सपोर्ट कर पाए, ये हमारे लिए बहुत मतलब हम सोचते हैं कि हम कृतज्ञ हो जाएंगे उनके लिए। बहुत अच्छा है, तो बस इस तरीके से महामारी का संकट लंबा चलने वाला है, 1 वर्ष के पहले तो खुलेगा नहीं। यानी जो जी। जिस तरीके से नॉर्मल हम कहते हैं, नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, उसकी क्या योजना है, आगे का सोचना है। जी। ये तो अभी वही काम तो। चलाओ चलो। सो आई एम जस्ट सेइंग, कौशिक इज वंडरफुल, आप इतना कर रहे हो, और आपको भगवान बहुत, भगवती खुश रखे, स्वस्थ रखे, अच्छे अच्छे काम करो। और मुझे अच्छा लगा आपने कहा हर रोज आप कुछ नया सीखते हो। दैट इज द करेक्ट एटीट्यूड इन लाइफ। उसी से आप आगे बढ़ते हो, ऊंचे उठते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आई होप वी कंटिन्यू। मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और मैं जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कभी मिलने का मैं मौका जब पड़ेगा तो मिलेंगे जरूर। बिल्कुल। मैं तो आज बहुत कुछ सीखा आपसे, और आगे भी सीखूंगा। मतलब रोज मैं सीखता हूँ, मुझे रोज सीखना है। और आप लोग जब बात करते हैं, मैं एक चीज आपसे नहीं पूछ पाया। आपकी एक मूवी आई थी, जिन्होंने प्रकाश झा जी ने आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाया था 2002 में, और उसका नाम भी आपके नाम से ही है, सोनल। तो वो जो इंसिडेंट है, अगर आप थोड़ा सा लास्ट, अगर आप। जी। समझी नहीं? 2002 में इंसिडेंट यानी एक क्या? डॉक्यूमेंट्री मूवी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह ये जो डॉक्यूमेंटरीज आपके ऊपर बना, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है उस समय आपका? तो वो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत भारी भारी शब्द हम लोगों ने बोल लिए, थोड़ा सा हल्का हल्का सा। हाँ नहीं, अब नहीं वो अच्छी, ठीक है, लेकिन उसमें उसमें जो अच्छा रहा कि उसमें काफी लोग जो थे वो आज नहीं है। मेरी माता जी नहीं है, मेरे भरतनाट्यम गुरु जी नहीं है, जीवन पाणी जी नहीं है, डॉक्टर सुमति मोटाटकर नहीं है। लेकिन उसमें कुछ इंफॉर्मेशन गलत गलत हो गई है, प्रकाश ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो और जिन जिन के इंटरव्यूज उसमें है, कोई मैम नाम मैम नहीं है। मैम इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो 1 घंटा हो गया है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हम फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं। लास्ट एक अब बार कनेक्ट अब करते हो गया, अब हो गया।